हेलो दोस्तों, मैं राकेश आपके अपने YouTube चैनल क्लास 10 का दम पे स्वागत करता हूं। तो हम पीछे जो है कुछ चैप्टर देख चुके थे, एक बार हम रिव्यू मार लेते हैं। ठीक, देखिए हम सबसे पहला चैप्टर देखे थे आपका वास्तविक संख्या। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या था? वास्तविक संख्या। ठीक, सबसे पहला चैप्टर आपका, एक मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या था। हम वास्तविक संख्या का शॉर्ट नोट देख चुके थे। जो भी संक्षिप्त में हम बता रहे हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। उसी तरह हम बहुपद देख चुके थे। ठीक, अगला चैप्टर आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर अगला आपका चैप्टर हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो इम्पोर्टेंट टर्म था, जो आपका जनरल फॉर्म होता था, ए बी सी क्या है, डी इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या उसकी कंडीशन होगा, डी इक्वल टू जीरो होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, इस टाइप का जितना भी था। इस तरह से हम लगभग 5 चैप्टर देखे थे, त्रिभुज तक हम देख चुके थे। ठीक है, आज चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो आपके 10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, यह लाइन को, इस डायग्राम को समझिएगा। ठीक है, यह लाइन जो है धरती के समांतर जो लाइन खींचा गया है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक मिनट रुक जाइएगा। इसको हम क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक, एक्स अक्ष कहा जाता है। इसको बोला जाता है वाई अक्ष। ठीक, तो अगर नामकरण लिखा जाता है तो यहाँ एक्स लिखा जाता है और यहाँ एक्स डैश लिखा जाता है। ऊपर वाई लिखा जाता है, नीचे वाई डैश लिखा जाता है। यहाँ जितने भी नंबर होते हैं निगेटिव होते हैं नीचे, और वाई पे ऊपर जो होता है पॉजिटिव होता है। एक्स में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस साइड जो होता है या इस साइड जितने भी नंबर होंगे वह आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इस साइड जो नंबर होगा वह आपका निगेटिव नंबर होगा। ठीक, इधर धनात्मक, इधर क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक, और इधर क्या हो जाएगा आपका धनात्मक। ठीक, और ये नीचे क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक, नीचे आपका क्या आएगा ऋणात्मक, और ऊपर आपका क्या आ जाएगा धनात्मक, ऊपर आ जाएगा आपका धनात्मक संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट होता है उस समझिएगा। ये देखिए आपका वाई अक्ष है, और वाई अक्ष से एक्स पे जो कहीं भी पॉइंट अगर होगा, अगर वाई अक्ष से यानी वाई एक्सिस से अगर देखा जाए दूरी, वाई एक्सिस से अगर दूरी देखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्स निर्देशांक कहते हैं या फिर भुज कहते हैं। ठीक है, अगर ये आपका वाई है, वाई पॉइंट से अगर हम इस साइड दूरी जितना भी देखेंगे वह आपका क्या कहलाएगा? वह आपका कहलाएगा एक्स निर्देशांक। क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है भुज। इसी का दूसरा नाम क्या होता है आपका? भुज। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। ठीक है, यानी वाई अक्ष से जो दूरी होगा उसको हम क्या कहेंगे? एक्स निर्देशांक कहेंगे या भुज कहेंगे। ठीक है, उसी तरह एक्स अक्ष से, एक्स एक्सिस से वाई पे जो पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस से वाई पे जो पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं वाई निर्देशांक। उसको हम क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक। ठीक, वाई निर्देशांक कहिए, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है। कोटि यानी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट एक और आता है, जो मतलब एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित होता है, किस अक्ष पर? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु अगर स्थित होगा तो उसका रूप क्या होगा? कोई बिंदु अगर स्थित होगा तो उसका जो रूप होता है वह क्या होता है? उसका जो निर्देशांक लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? ठीक है, स्थिति का मतलब या स्थित अगर कोई है तो उसका जो रूप होगा वो कैसा होगा? अगर एक्स अक्ष पे होगा तो एक्स का अपना कोई वैल्यू होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसका रूप कैसा होगा? कोई बिंदु होगा, बिंदु अगर स्थित होगा तो उसका रूप कैसा होगा? तो वहां पर एक्स देखिएगा 0 हो जाएगा और वाई का अपना कोई मान होगा। ठीक है, वाई का अपना कोई मान होगा। ठीक, यहां तक क्लियर है?
अगर मूल बिंदु की बात किया जाए, मूल बिंदु की अगर बात करें हम, मूल बिंदु का अगर नियामक बोले या मूल बिंदु का निर्देशांक बोले तो उसका जो होता है x भी 0 होता है और y भी क्या होता है 0 होता है, मूल बिंदु, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला जो आपका टर्म आता है, ये सब बेसिक टर्म है, ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष पे जो है, जैसे मान लीजिए ये 5 है और ये 4 है, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा और इसमें वो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 क्या है, 5 क्या है, तो 5 आप ध्यान रखिएगा क्या होगा, भुज होगा। 5 क्या होगा, भुज होगा, और 4 क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, ठीक। 5 देखिए एक्स अक्ष पे है, तो एक्स अक्ष पे है तो इसको हम भुज कहते हैं, और वाई अक्ष पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपको धनात्मक ऋणात्मक हम बताएं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स भी धनात्मक और वाई भी धनात्मक, लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट में देखिएगा एक्स ऋणात्मक हो जाता है और वाई धनात्मक होता है, ठीक है। और थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक, थर्ड कोऑर्डिनेट में जो होता है एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक, लेकिन फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो होता है वह आपका जो है चौथा चतुर्थांश में जो होता है एक्स धनात्मक होता है और वाई क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसका कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, वह फार्मूला को ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहला फार्मूला होता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। अब चलिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है इसको समझिए। डिस्टेंस फार्मूला का मतलब हो गया दूरी सूत्र, यानी दूरी सूत्र का मतलब हो गया कोई दो पॉइंट है, कोई दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट के बीच की आपको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। जैसे यहाँ पे ए ले लिए और यहाँ पे बी ले लिए, और ए का निर्देशांक x1 कोमा y1, उसी तरह बी का निर्देशांक ले लिए x2 और कोमा y2, ठीक है। तो यहाँ ए से बी तक की दूरी निकालना, आपको एक निर्देशांक दे दिया है ए का और बी का, ठीक, और इसके बीच की क्या पूछा आपसे, दूरी ज्ञात करें, इसके बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। जब इसके बीच की दूरी बोलेगा तो अर्थात ए बी बराबर अगर बोलेगा तो रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दूरी सूत्र हो गया। लेकिन इसी में दूसरा कंडीशन आता है, अगर मूल बिंदु से कोई दूसरे बिंदु का अगर आपका दूरी पूछा, ठीक है, मूल बिंदु से, कहाँ से बोल रहे हैं हम लोग, मूल बिंदु से, ठीक, मूल बिंदु से, तो अगर मूल बिंदु से अगर दूरी दिया रहेगा, ठीक, अगर मूल बिंदु है तो यहाँ ओरिजिन का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, और यहाँ ए नाम ले लिए, इसका निर्देशांक x और क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। और o से a तक की दूरी पूछे, o से a तक की दूरी बोले, और o यहाँ क्या है, मूल बिंदु है, o क्या है, मूल बिंदु है, तो o से a तक की दूरी बोलेगा तो अंदर रूट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मूल बिंदु से बोलेगा तो एक्स से रूट अंदर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर, क्या है कि एक्स में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा और उसका स्क्वायर कर देंगे, वाई में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वाई का स्क्वायर कर देंगे। तो मूल बिंदु से बोलेगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई दो निर्देशांक दिया हुआ, दो पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ वहां से पूछेगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, दूरी हमेशा क्या होता है, दूरी हमेशा क्या होगा आपका, धनात्मक होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला आपका जो और इससे भी बेहतरीन एक फार्मूला होता है उसको ध्यान रखिएगा, इससे आपका वह कहलाता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र मतलब सेक्शन फार्मूला, क्या होगा, यह सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र को सही समझिए, जैसे दो पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी मान लेते हैं, यह दो पॉइंट है ए और बी, बीच में या फिर कहीं भी ए और बी पे कहीं भी एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, ए का निर्देशांक दिया हुआ x1 y1, बी का निर्देशांक दिया है x2
कोमा y2 और p का निर्देशांक दे दिया x y। ठीक है, p जो बोला है a और b को m रेशियो n में बांटता है। m रेशियो क्या करता है, n में बांटता है। ठीक है, यानी विभाजित करता है। ए बी को p जो है m रेशियो n में विभाजित करता है। तो यहाँ से जो है आपको यह सेक्शन फार्मूला काम आएगा। वह सेक्शन फार्मूला कैसे लगेगा, यहाँ से अगर आप इस x का वैल्यू निकालना चाहिएगा और x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा। कभी कभी x1 नहीं देगा लेकिन यहाँ x और y दे देगा। ये तीन चीज में कोई दो चीज आपको दिया रहेगा और ये अनुपात दिया रहेगा। कभी कभी ये तीनों चीज दिया रहता, अनुपात नहीं दिया रहता, तो आप अनुपात निकालिएगा। ठीक है, कोई दो तीन चीज आपका नॉन रहेगा और आपको कोई एक चीज आपसे हमेशा पूछता है। ठीक है, अनुपात पूछ ले या x1 का वैल्यू पूछ ले, x2 का वैल्यू पूछ दे, कोई एक पद को हटाकर। ठीक, तो इसमें क्या होता है, अगर आप यह x बराबर ध्यान रखिए, यहाँ x1 माने हैं, यहाँ y1 माने हैं। ठीक है, अगर यह x बराबर अगर हम निकालें तो वह होता है my2, एक मिनट सॉरी, ये हो जाता है mx2 का x निकाल लें, mx2 प्लस nx1 अब बटा m प्लस n बटा m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर y बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अब बटा m प्लस n, m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन आता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु क्या होगा, यानी यह P जो है ए बी का मध्य बिंदु अगर हो, जब कोई दो पॉइंट के बीच की दूरी जैसे A और B है, अगर हम यहाँ बोल दिए ये P जो है A और B के बीच में है, P जो है A और B के क्या है, बीच में है, तो हम बोल सकते हैं AP बराबर क्या हो गया, PB। अगर ये बीच में है तो A से P तक की दूरी और P से B तक की दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर होगा तो क्या यह 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और इसका जो निर्देशांक था XY था, इसका निर्देशांक था X1 Y1 और इसका निर्देशांक था X2 Y2। ठीक, तो अब बताइए AP और बराबर क्या हो जाएगा, PB। तो यहाँ देखिए M का वैल्यू क्या हो गया, 1 और N का वैल्यू भी क्या हो गया, 1 हो गया। और जब ये मध्य बिंदु बोला है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए x का जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो m की जगह 1 रखेंगे और n की जगह भी 1 रखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा x2 और यहाँ क्या आएगा x1 और नीचे हम 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी हम बोल सकते हैं x1 प्लस x2 और बटा कितना, 2। उसी तरह y बराबर भी देखिए m और n की जगह 1 रखेंगे, m और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, m और n की जगह 1 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 और बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी मध्य बिंदु बोलेगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, मध्य बिंदु में ये सारे कंडीशन होते हैं। और विभाजन सूत्र जब नॉर्मल होगा, m और n रेशियो में होगा, m और n का यहाँ कोई मान दिया रहेगा जनरली। ठीक है, चलिए अब अगला जो आपका आता है संरेख बिंदु क्या होता है। ठीक है, उस चीज को समझते हैं। आपका संरेख, ठीक, संरेख बिंदु क्या होता है, कोलिनियर है ना, कोलिनियर पॉइंट। ठीक, कोलिनियर पॉइंट में देखिए दो केस बनता है, पहला केस 1 लेते हैं और फिर केस 2 भी समझाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोलिनियर, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। तीनों पॉइंट अगर एक सीध में हो, तीनों पॉइंट अगर एक सीध में हो, ठीक है, एक ही सीध में अगर तीनों पॉइंट होगा तो उसको भी हम कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए, यहाँ नाम ले लेते हैं P और यहाँ नाम ले लेते हैं C। ठीक है, तो बताइए ए से सी तक की जो दूरी है, ए से सी तक की जो दूरी है, ठीक है, ए से सी तक की जो दूरी है, हम ए से पी तक की दूरी और प्लस
P से C तक की दूरी अगर आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक, तो वैसे लाइन वैसे पॉइंट को हम कहते हैं, वह तीनों पॉइंट एक दूसरे क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना बात आप ध्यान रखिएगा, बस इतना चेक कर लीजिएगा, वो आपका कोलिनियर हो जाएगा। और अगला जो कोलिनियर होता है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 जो होता है, मतलब तीनों पॉइंट अगर एक ही जगह पर हो, तीनों पॉइंट अगर एक ही जगह पर हो, तो इसका मतलब वो क्या होगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, जैसे हम आपको एक बताते हैं, यह आपका एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के 3 पॉइंट होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं ए बी सी, और 3 पॉइंट भी होते हैं जहां पर एंगल बनता है। इसका नाम x1, इसका नाम y1, इसका नाम x2, इसका नाम y2, इसका नाम x3, इसका नाम y3 रखते हैं। ठीक है, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, तो देखिएगा त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, इसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। ठीक, यहाँ देखिए फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर, ये त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और जब यही त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अगर 0 हो जाएगा, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अगर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो गया, तो यह पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी आपस में संरेख हो जाएंगे। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी ये सिमट कर क्या हो जाएगा, सिमट कर एक पॉइंट पर हो जाएगा। जैसे हम आपको एक फिगर से बताते हैं, एक फिगर इसको हम लेते हैं और इस फिगर को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हम जूम आउट जूम इन करेंगे। जैसे ये देखिए, ये तीनों पॉइंट अलग अलग है, जब इसको हम बंद करेंगे, इसको जब हम बंद करेंगे, तो ये तीनों पॉइंट एक जगह पे आ गया। जब तीनों पॉइंट एक जगह पे आ गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये तीनों अलग अलग जगह पे होंगे, तो इसका क्षेत्रफल 0 नहीं हो सकता है, क्या कि ये कुछ न कुछ स्थान घेर रहा है। और जब ये तीनों पॉइंट को एक जगह कर दिए, तो क्या हो गया, एकदम बिंदु हो गया। और बिंदु हो गया, इस बिंदु का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बिंदु का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो वही बात है, ये तीनों पॉइंट ए बी सी जो है, ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक जगह पे हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भी वह जो है तीनों रेखाएं संरेख कहलाएगी। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अगर 0 हो जाएगा, तो यह तीनों पॉइंट जो है वह संरेख कहलाएगी। क्लियर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको यहाँ लिख दिए हैं, वही यहाँ पे बैठाना है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक हम लोग आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाएं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और क्या देखना है, तो आपको जो है ना कुछ ऐसे फिगर हैं 2D में, जो 2D में कुछ ऐसे फिगर हैं जहां उसका गुण याद होना चाहिए, उसका अपना कॉन्सेप्ट यानी प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे आयत का विकर्ण बराबर होता, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आयत हो गया, वर्ग का विकर्ण बराबर होते हैं और चारों भुजा बराबर होती है। समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होती है और इसका विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है और 90 डिग्री पे काटती है। ये सब बात समलंब का, समचतुर्भुज का, ठीक, इसका आपको प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए। ठीक, तब आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाइएगा। तो ये सब चीज़ हम समझ के चलते हैं। आप जहाँ भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होंगे, अभी तो हम पूरा डिटेल में नहीं बतला रहे हैं, जहाँ भी आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे होंगे वहाँ
सर आपको बताए होंगे और आप भरोसा है या फिर कहिए आशा है आप लोग को याद होगा, काहे कि कुछ दिनों के बाद एग्जाम होने वाला है। तो चलते हैं अगला आपके चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर आपका आता है वृत्त यानी सर्कल। और इस सर्कल में हम क्या देखेंगे, ये ध्यान समझिए। इस सर्कल में देखने के लिए बस आप इतना समझ लीजिए, जो हम ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल पोर्शन में समझिए सर्कल आपका यहाँ है, ठीक। यह आपका सर्कल है। सर्कल में क्या होता है, अपना एक केंद्र होता है, सर्कल का अपना एक क्या होता है, केंद्र होता है। और यह दूरी जो है रेडियस कहलाती है। क्लियर है। यह दूरी आपका क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, जीवा। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या। और इसको हम क्या कहते हैं, छेदक, ठीक। और यह ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम डॉटेड लाइन से मिला दें तो यह पूरा, यह ओ हो जाएगा, यह ए हो जाएगा और यह बी हो जाएगा। तो यह ए बी, ए बी जो है, ए बी आपका क्या कहलाता है, व्यास। अब व्यास को ही बोला गया है सबसे बड़ी जीवा। व्यास को क्या बोला जाता है, सबसे बड़ी जीवा, ठीक। और एक त्रिभुज में अनंत सबसे बड़ी जीवाएं हो सकती है, ठीक है। और अनंत जीवाएं हो सकती है, ताकि अनंत बिंदुओं के मिलने से एक क्या होता है, वृत्त का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी जीवा अगर पूछेगा तो आप क्या कहिएगा, व्यास। अब व्यास जो है एक वृत्त को समान दो भागों में बांटता भी है, यानी दो अर्धवृत्त में बांटता है, ठीक। चलिए अगला। अगला देखिए, यही फिगर हम फिर से लिए हैं और अब यहाँ पे एक लाइन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लाइन इस जगह को टच कर रहा है, वृत्त में इस पॉइंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इस पॉइंट को टच कर रहा है। तो एक वृत्त में बाह्य बिंदु से जो है एक लाइन अगर गुजरती है तो वृत्त में एक पॉइंट को टच करेगा, एक ही बिंदु को वह क्या करेगा, टच करेगा, एक ही बिंदु पर टच करेगा, ये ध्यान रखिए। यह आपका जो है यहाँ नाम अगर रखें, यह ए, यह बी, ठीक है। तो यह जो है स्पर्श कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा। इसको हम जनरली क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा फिगर ले रहे हैं और दूसरा फिगर से हम आपको समझाएंगे जी क्या इससे प्रॉपर्टीज बनती है, ठीक है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को अगर टच कर रहा है, ठीक है। दो वृत्त अगर एक दूसरे को टच कर रहा है, तो अगर यहाँ पूछा जाएगा आपको जनरली जी इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहा तब। तो दो वृत्त अगर एक दूसरे को टच करेगा तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, ये आपसे पूछता है जनरली, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वैसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्त को क्या करती होगी, टच करती होगी, वैसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्त को क्या करेगी, टच करेगी, ठीक। अगर दो वृत्त एक दूसरे को अगर टच करती है, दो वृत्त अगर एक दूसरे को टच करती है तो इस पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे आता है एक और बात, यह आपका जैसे अगर वृत्त एक दूसरे को टच ना करे, मान लीजिए यह वृत्त है और यहाँ ये वृत्त है, ठीक। और यह एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, अगर यह एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं।
एक ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए हाथ से ही बनाते, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझना, ये दो स्पर्श रेखा हो गया, एक स्पर्श रेखा इस तरह जाएगा, और उसी तरह एक स्पर्श रेखा यहाँ से गुजरेगा, ठीक है। एक स्पर्श रेखा यहाँ से गुजरेगा। अगर दो वृत्त अलग अलग हो, यानी दो वृत्त अगर एक दूसरे को स्पर्श ना करे, दो वृत्त अगर एक दूसरे को स्पर्श ना करे, तो हम चार स्पर्श रेखा बना सकते हैं, उस पर उभयनिष्ठ चार स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, उभयनिष्ठ चार स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और दोनों वृत्त अगर एक दूसरे को टच करता है तो दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। अगर दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, सॉरी दो स्पर्श रेखा नहीं, यहाँ एक तीसरा स्पर्श रेखा भी खींची जा सकती है, ठीक है। अगर दोनों एक दूसरे को टच करेगा तो यहाँ पे दो की जगह पे आप कर लीजिएगा तीन स्पर्श रेखा, ठीक है। सॉरी मिस्टेक यहाँ पे, ठीक है। तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच करेगा तो तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दो वृत्त अगर एक दूसरे के स्पर्श नहीं करती है तो चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर दो वृत्त एक दूसरे को क्या करती है, दो वृत्त अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। कैसे, तो यहाँ एक ऐसे जाएगा, ठीक, और एक आपको ऐसे जाएगा, ठीक है। केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक। तो ये दो तीन कंडीशन है, ये दो तीन कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इस पे दो तीन कंडीशन पे सवाल बनता है अक्सर, ठीक। तो अब देखते हैं अगला। अगला मतलब क्या, आगे इसी में एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। वह कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। पहला कॉन्सेप्ट आपको एक लाइन लेते हैं, यहाँ से दो लाइन लिए हैं, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा, इसमें जो हम समझाने जा रहे हैं उस बात को समझिएगा, ठीक है। यह आपका केंद्र हो गया, और यहाँ बाह्य बिंदु P हो गया, यहाँ नाम A रखते हैं और यहाँ नाम B रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हैं, यहाँ से आपको दो तीन रिजल्ट आपको निकल के आएगा, ठीक। वो दो तीन रिजल्ट क्या क्या होगा ध्यान समझना होगा। अब देखिए, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी। यहाँ ओ है, ओ देखिए पर ओ जो है, ओ से ए तक और ओ से बी तक क्या है, रेडियस है। ओ से ए तक और ओ से बी तक क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ ओ जो है, ओ से ए तक ये त्रिज्या जो होता है बाहर स्पर्श रेखा पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंबवत होता है, यानी इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी ओ ए परपेंडिकुलर क्या हो गया, पी ए, या फिर बोल सकते हैं हम ओ बी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी बी, ठीक। और यहाँ पर एक बात और समझिएगा, ये 90 डिग्री की जब कोण बन गया तो बताइए, ये 90 डिग्री का कोण बन गया और ये भी 90 डिग्री का कोण बन गया, तो अगर ये आपका अल्फा होगा तो क्या ये आपका
अगर हम लेते हैं बीटा होगा तो क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो होगा वह 180 डिग्री के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी इन दोनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। काहे कि यह एक देखा जाए तो ओ ए पी बी, ओ ए पी बी एक क्या है, चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज के आकार में है तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। और ये 90 और ये 90 तो 180 यहाँ निकल गया। तो इन दोनों कोनों का योग भी क्या होगा, 180 के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। ठीक, अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा, ये लाइन हम मिला रहे हैं, ठीक है, ये लाइन हम मिला रहे हैं। ठीक, यह लाइन जो होता है, यह लाइन आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने है, 90 डिग्री के सामने है। तो ये आपका और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज जो है ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और दोनों समरूप ही नहीं सर्वांगसम भी होंगे। ठीक है, क्या कि ये साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये साइड आपका उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अगर उभयनिष्ठ है तो ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो जाएगा। इसका एरिया इसके एरिया के बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ओ से पी तक की जो दूरी हो गया 90 डिग्री के सामने है, तो एक क्या हो गया, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो पी ए बराबर पी बी हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं अगले फिगर और अगले कंडीशन पे। ठीक, और ये एंगल के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ताकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चलते हैं एक और इस पे जो लॉजिक बनता है, और एक इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ क्वेश्चन एक फॉर्मेट बन के आता है, उसको देखते हैं। वह क्या होता है समझिएगा। ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, ये आपका स्पर्श रेखा हो गया, ये बाह्य बिंदु हो गया, और यहाँ से एक छेदक रेखा जाता है। ठीक, एक क्या जाता है आपका, छेदक रेखा जाएगा। यह आपका केंद्र हो गया ओ, यह पी बाह्य बिंदु हो गया। यहाँ पे नाम ए रख लीजिए, ठीक, या यहाँ पे नाम टी रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम टी रख देते हैं, और यहाँ पे नाम ए रख लेते हैं, यहाँ पे नाम बी रख देते हैं। यहाँ देखा जाए तो पीटी क्या है, स्पर्श रेखा है, और पीबी क्या है, एक छेदक रेखा है। ठीक है, पीटी स्पर्श रेखा है, और पीबी जो है वो आपका क्या है, छेदक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेहतरीन फॉर्मूला बन का था, पीटी स्क्वायर बराबर पी ए गुना पीबी। पी ए गुना क्या आता है, पीबी। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसको बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगी। ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे, और इस एंगल को तो आप जरूर याद रखिएगा, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, खूब ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ आप इतना बात अगर आप वृत्त में रखते हैं याद, तो आपका ऑब्जेक्टिव और हद तक आपको सब्जेक्टिव बनाने में भी काफी मदद मिलेगा। ठीक, तो चलते हैं अब अगली चैप्टर पे, और वह अगला चैप्टर आपका है सांख्यिकी। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। ठीक, सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। सांख्यिकी यह चैप्टर आपके 10th क्लास में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, आजकल तो कंपटीशन में भी बहुत आने लगा है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव में जनरली नजर आया है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन सा है। आपको क्वेश्चन पूछता है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे देता, माध्य, माध्यक, बहुलक और विचलन। ठीक है, तो वहां पर विचलन उत्तर हो जाता है। ठीक, यहाँ हम बतला रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक तीन होते हैं, माध्य, माध्यक यानी मीन,
मेडियन और मॉड। मॉड मतलब यानी बहुलक, सॉरी बहुलक, ठीक। हिंदी में लिख रहे थे, इंग्लिश लिखाने लगा। मीन, मेडियन, मॉड, क्लियर। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक। जिसको हम मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखेंगे, जैसे F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस F3 x3 डॉट 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 Fn xn बटा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn, ठीक है। तो इसी को जो लिखा जाता है, एक शब्द आता है सिग्मा। सिग्मा I बराबर 1 to n, इसका मतलब हुआ पद 1 से लेके n तक का योग। सिग्मा का मतलब होता है सम, सम मतलब योग, पद 1 से लेके n तकों का योग। सिग्मा क्या हो जाएगा? Fi xi, यहाँ I जो है इंटीग्रल है, ठीक है। अब बटे सिग्मा I बराबर 1 to n, और यहाँ क्या हो जाएगा? Fi, ठीक। और इसमें एक और फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कभी कभी, वर्ग चिन्ह क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, और ये बटा कितना हो जाएगा? 2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बहुलक। बहुलक अब अगला देखते हैं हम लोग, बहुलक, ठीक है। बहुलक जो होता है, कोई भी आपको श्रृंखला दिया हुआ नंबर का, उसमें जो कोई नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा उसी को हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दिया 4 3 3 6 5 4 3 8 3 4 9 2 1 3 6 3, ठीक है। अगर इसमें पूछेगा बहुलक कौन है, तो बहुलक हम सबसे पहले देखेंगे नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा। तो आप सबसे ज्यादा बार रिपीट किसको देख रहे हैं यहाँ पे? तो आपको नजर आएगा 1 2 3 4 5 6। 3 जो है 6 बार आया हुआ है, ठीक। और देखिए 4 1 2 3, यानी 4 3 बार आया है, और सब बहुत कम बार आया है, ठीक है। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक के लिए और जो फार्मूला होता है वो ध्यान रख लीजिए। बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। यहाँ F1 F2 F0 या H या L क्या होता है वो समझिए। L, सबसे पहले L के बारे में सुन लीजिए। L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L जो होता है वो बहुलक वर्ग की क्या होता है? निम्न सीमा। H जो होता है यह आपका वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। वर्ग अंतराल यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 जो था बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। और F2 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, ठीक है। तो आप आराम से इसको समझ लिए। L जो होता है वह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। H जो होता है वर्ग अमाप होता है। F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 1 से पहले आया 0, यानी ठीक पहले वाला बारंबारता। और 2 जो है बाद में आया, तो ठीक बाद वाली बारंबारता किससे? 1 से। क्लियर। अब इसमें आता है माध्यक। माध्यक, माध्यक देखिए, माध्यक में 2-3 बात है वो ध्यान रखना होगा। यदि पदों की संख्या यानी n अगर विषम हो, पदों की संख्या यानी टर्म अगर विषम होगा, तो इसका माध्यक अगर आपको निकालना होगा
पहला नंबर तो माध्यक में ध्यान रखिएगा, जो आपका इस टाइप का नंबर दिया रहेगा, सीक्वेंस दिया रहेगा, तो उसको आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाइएगा। बढ़ते या घटते क्रम, घटते क्रम में क्या करना है, सजाना है। बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है। अब देखना है यदि n विषम होगा तो माध्यक जो होता है n+1/2, n+1/2वां पद, ठीक है, n+1/2वां पद होता है। यदि n सम हो, यदि n अगर सम होता है तो माध्यक जो हो जाएगा आपका n/2वां पद, n/2वां पद तथा n+1, या आप बोल सकते हैं n/2 और +1, n/2 +1वां पद का औसत, का औसत। पहले n/2वां पद देख लेंगे कौन सा है, फिर n/2 और +1वां पद देख लेंगे कौन सा है, और फिर वो दोनों पद को जोड़कर उसका क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, तो वह उसी का औसत जो होता है वो आपका माध्यक हो जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसी में आगे जो है माध्यक के लिए जो फॉर्मूला होता है, वो माध्यक के लिए जो फॉर्मूला आता है, जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा तब वहां आपको संचयी बारंबारता मात्र, माध्यक अगर जब भी पूछेगा संचयी बारंबारता इनमें से किस में जरूरत पड़ती है, तो माध्यक में पड़ता है, बहुलक और माध्य में नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ माध्यक में। तो यह होता है L+n/2 और -CF बाय F गुना H। अब यहाँ देखिए L क्या है, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया, जिस तरह वहां L था ना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ L हो गया माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N यहाँ पे क्या है समझिए, N जो होता है वह बारंबारता का योग होता है। ठीक, बारंबारता का क्या होता है, योग होता है। और CF जो होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF जो होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक, और F जो होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। और H क्या हो गया, वर्ग अमाप। H क्या हो गया आपका, वर्ग अमाप। ठीक, और एक आपका लास्ट में बेहतरीन, जो आपसे डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है, और विकल्प दे देगा। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका और -2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। इस पर आपको क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, क्या हो गया, प्रायिकता। ठीक, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, वो इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई निश्चित घटना है, कोई भी निश्चित घटना है, ठीक, अगर घटना निश्चित होगा तो प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, यहाँ ए मतलब हो गया एश्योर घटना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए की घटने की प्रोबेबिलिटी वह 1 होता है। और अनिश्चित घटना जो होता है, अनिश्चित घटना, ठीक, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होता है, यहाँ ए डैश लगा देते हैं, वह 0 होता है। क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट का जो है प्रोबेबिलिटी 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे सूरज का पश्चिम से उगना अनिश्चित घटना है, इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो निश्चित घटना और प्लस अनिश्चित घटना मिलकर यानी सर्टेन प्रोबेबिलिटी और प्लस अनसर्टेन प्रोबेबिलिटी का जो योग होता है वो ऑलवेज 1 होता है। ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बराबर यानी प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल
परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित परिणामों की कुल संख्या। संभावित परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या। ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या। ठीक, जैसे अगर एक सिक्का उछालेंगे, हेड या टेल, हेड या टेल आने की संभावित परिणामों की कुल संख्या क्या होगा? 2। एक सिक्का अगर उछालेंगे या तो हेड आएगा ना टेल, तो कुल संभावित परिणाम संख्या क्या हो जाएगा? 2। लेकिन अनुकूल अगर हम चाहते हैं मेरे अनुसार आवे, यानी हेड आवे, तो उसकी चांस 1 है। ठीक, तो वही बात है। और यहाँ पे कुछ बात हम बता रहे हैं शॉर्ट में। 1 कॉइन, अगर 1 कॉइन उछालेंगे तो संभावित परिणाम की संख्या 2 होगा। अगर हम 2 कॉइन उछालेंगे, कॉइन्स, अगर 2 कॉइन उछालेंगे तो संभावित परिणाम की संख्या टोटल 4 होगा। अगर हम 3 कॉइन अगर उछालेंगे एक साथ, 3 कॉइन्स यानी 2 कॉइन्स, ठीक है, तो संभावित परिणामों की संख्या जो होगा वह आपका 8 होगा। ठीक है, अगर हम 1 कॉइन उछालेंगे तो संभावित परिणाम की संख्या 2, 2 कॉइन उछालेंगे संभावित परिणाम की संख्या 4, और 3 कॉइन उछालेंगे संभावित परिणाम की संख्या 8 होगा। ठीक है, उसी तरह हम बताते हैं आपको डाइस के बारे में। डाइस, अगर आप एक डाइस अगर उछालिएगा, एक डाइस अगर आप फेंकिएगा, तो उसमें जो आने की प्रोबेबिलिटी होता है 1, 2, 3, 4, 5 या 6, कुल संभावित परिणामों की जो संख्या होगा वह 6 होगा। अगर हम एक डाइस अगर हम फेंकते हैं तब। लेकिन अगर हम 2 डाइस फेंकते हैं तो हो सकता है एक पर 1 आ जाए, दूसरा पर भी 1 आ जाए, एक पर 1 आ जाए, दूसरा पे 2 आ जाए, एक पर 1 आ जाए, दूसरा पे 3 आ जाए, यानी टोटल करके, टोटल यहाँ संभावित परिणामों की संख्या 6 होता है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो संभावित परिणामों की संख्या जैसे ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ठीक, उसी तरह यहाँ से आएगा फिर 2 1, 2 2, 2 3, इस तरह डॉट 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 करते हुए आप टोटल जो है ना लास्ट होगा कहाँ पे जाके? 6 6 पे। ठीक है, तो यानी टोटल परिणामों की जो संभावित संख्या होगी वह 36 होगी। टोटल परिणामों की जो संभावित संख्या होगी वह कितना होगी? 36 होगा। ठीक, तो आप एक बात यहाँ ध्यान ये रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा, और ये सब जो छोटा छोटा बात हम बता रहे हैं ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपको 2 डाइस तक पूछा जाता है जनरली 2 डाइस तक पूछा जाता है। ठीक, यानी अगर आप निश्चित घटना होगा तो उसकी संभावना 1 होती है और निश्चित घटना की 0 होती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? 1, यानी घटना घटने की संभावना प्लस नहीं घटने की संभावना बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब चलते हैं ताश के पत्ता पर, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं? कार्ड्स। क्या कहते हैं बाबू? कार्ड्स। ठीक, चलिए कार्ड्स, कार्ड्स के बारे में देख लीजिए, बस शॉर्ट में देख लेते हैं। कार्ड्स 4 प्रकार के होंगे। टोटल कार्ड 52 होते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक, यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। वह 4 प्रकार का कौन कौन होता है ध्यान दीजिएगा। एक आपका आता है क्लब, क्लब। एक आता है स्पेड्स, ठीक है, काला पान और चिड़िया, अपना लोकल भाषा में ही बोलते हैं। ठीक है, काला पान, सॉरी काला पान ये हो गया। ठीक, इसको हम काला पान कहते हैं और इसको हम कहते हैं चीनी। ठीक, और यहाँ पे आता है हर्ट्स, और ये सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, ये चीनी और काला पान ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा, तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा? 26। और ये
26 जो है ना ब्लैक कार्ड होते हैं, ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। ये काला रंग का होता है। कौन रंग का होता है? काला रंग का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां देखो, ये हर्ट्स होता है और ये डायमंड होता है। हर्ट्स मतलब हो गया लाल पान, हर्ट्स मतलब क्या हो गया? लाल पान। और डायमंड मतलब क्या हो गया? ठिकरी, ऐसे लिख लो, ठिकरी ना, ठिकरी। ये भी लाल कलर का होता है, ये भी लाल कलर का होता है। तो 20, ये भी आपका 13 को कार्ड होगा और ये भी आपका 13 कार्ड होगा, ठीक है। यानी 26 हो गया। तो 26 हो गया रेड कार्ड्स, रेड कार्ड्स, ठीक है। अगर पूछेगा काला पत्ता आने की चांस क्या है, तो टोटल चांस कितना है? 26, और टोटल कार्ड कितना है? 52। तो 26/52। तो अगर लाल कार्ड आने की चांस क्या है? तो 26/52, ठीक है। अब इसमें 26 कार्ड में समझिए, एक होता है फेस कार्ड, फेस कार्ड्स। तो लाल वाला फेस कार्ड कितना होता है? 3। लाल वाला फेस कार्ड कितना होता है? 3। वहीं पे ब्लैक वाला अगर हम फेस कार्ड देखें, ठीक है, ब्लैक वाला फेस कार्ड देखें, ठीक, तो वो भी होता है आपका 3। फेस कार्ड कौन कौन कहलाता है? के, क्यू और जे, यानी बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम। इसमें भी वही चीज होगा। फेस कार्ड क्या कहलाएगा? ये आपका 3 3 टोटल 6, टोटल 6 आपका फेस कार्ड हो गया। टोटल फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स, तो कितना हो जाएगा? 6, ठीक। इसमें एस, एस भी आपका कितना होता है? एक एस, एक एक्का जिसको बोलते हैं, एक्का, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो यानी 2 ब्लैक होगा और 2 क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। बी फॉर ब्लैक, ब्लैक 2 होगा और रेड भी 2 होगा, ठीक है। तो यानी एक्का 2 ब्लैक होगा, 2 रेड होगा। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत अगर हो तो आप जरूर बतलाइएगा अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जहां भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप जरूर बताइएगा। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद हम हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक। और ये चैनल पे लगातार वीडियो आते रहेगा। हो सकता है सप्ताह में 4 वीडियो, 3 वीडियो आपको जरूर मिलेगा। तब कुछ छोटा छोटा टर्म है वो ध्यान रखिएगा। किसी घटना के घटने या घटने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ये बात आप जान गए। प्रयोग, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए काम करना एक प्रयोग होता है। अगर हम कोई चीज की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, जब हम काम करेंगे तो क्या होगा? वो एक हम प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोग कर रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रयोग। किसी प्रयोग के परिणाम को हम क्या कहते हैं? घटना। अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अगर उससे जो भी निष्कर्ष निकला, चाहे पॉजिटिव निकले या निगेटिव निकले, तो वही मेरा क्या हो गया? घटना हो गया। और असंभव घटना, जिसकी घटने की कोई संभावना ही ना हो, ठीक है। और निश्चित घटना जो हम हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, घटेगा ही। सूरज का पूरब से उगना, सूरज का पश्चिम में डूब जाना, ठीक है, सूरज के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, ठीक, ये सब चीज क्या है? निश्चित घटना है, वो घटेगा ही, ठीक है। अगर पूछेगा वर्षा का होना, तो ये अनिश्चित घटना हो सकता है, बादल लगा बारिश ना हुआ हो, तो ये अनिश्चित घटना है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब चलेंगे अगले दिन, हम सारे चैप्टर का छोटा छोटा, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जो फार्मूला होते हैं, वो सारा हम कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको रेंडमली क्वेश्चन कराया जाएगा, वो भी आपको मैट्रिक एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।